वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्ट्रेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी इंपॉर्टेंट क्विज है आप लोगों के सामने, अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट डे आज के दिन में नहीं है, तो इसलिए क्विज से ही आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बाकी न्यूज है काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर फोकस देंगे। तो सबसे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ताकि आप लोग इसका आंसर अच्छे से दोगे तो रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा और उसके बाद में फिर आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। तो 8 क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में आंसर बताऊंगा, फिर देखिएगा कैसा आप लोगों का स्कोर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के बारे में। तो यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल किया गया है यहां पर अभी जो कुशीनगर एयरपोर्ट है कि उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया जाए। तो कुशीनगर एयरपोर्ट कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है INSPAC। तो यहां पर इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये रिसेंटली अभी ये बोला गया कि जो इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि हमारी कंट्री में अगर स्पेस के बारे में आप लोग बात करते हैं तो आप लोग के माइंड में सीधा सीधा कौन आता है, आप लोग के माइंड में आता है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक लौती एजेंसी है जो यहां पर काम करती है। पर लेकिन बाहर अगर जाओगे तो बहुत सारी ऐसी एजेंसी मिल जाएंगी। तो उसी के चलते अब यहां पर प्राइवेट कंपनी जो है उनके पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है स्पेस के फील्ड में। तो उसके लिए बात की जा रही है यहां पर INSPAC के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को यहां पर बतानी है कि फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म बताइए इसके, ठीक है, क्योंकि ये रिसेंटली अभी न्यूज में है। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडियन ऑफिशियल के द्वारा अटेंड किया गया 32nd यानी कि 32वां स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है, तो जिसको EAZ बोला गया। तो यहां पर अभी ये इनके द्वारा अटेम्प्ट किया गया, एक मीटिंग थी यहां पर। आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये किसके अंडर में यहां पर ये होती है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बात करते हैं और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जब गलत तरीके से कमाई गई मनी को व्हाइट मनी करने की कोशिश की जाती है। टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होती है, जब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए जहां से पैसा आता है, बॉम्ब कौन दे रहा है, गन्स कौन दे रहा है, उनके लिए गाड़ी कौन अरेंज कर रहा है, तो वो सारी चीजें। नेक्स्ट बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो आप लोग यहां पर ये बताना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में कि ये 1989 में बनाई गई थी, किस ग्रुप के द्वारा। एक ग्रुप था यहां पर डेवलप्ड कंट्रीज का, जिनके द्वारा बनाया गया था और उनके द्वारा फोकस किया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग यहां पर नहीं होनी चाहिए। VK हाजी के बारे में हम लोगों ने बात की थी, एक इंडियन मुस्लिम लीडर थे यहां पर, मालाबार रिबेलियन के यहां पर ये लीडर देखने को मिले थे। तो रिसेंटली 100 साल पूरे हो गए, तो साउथ इंडिया में इनके ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है। तो मालाबार जो यहां पर ये विद्रोह है ये कब हुआ था, ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह था नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के बारे में। जैसे आप लोगों ने देखा कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों के द्वारा PM केयर में पैसा दिया गया। PM केयर में जो पैसा दिया गया तो उसके चलते आप लोग RTI नहीं डाल सकते, यानी कि RTI के थ्रू आप लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ये बोला गया यहां पर PMO के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा। तो अभी यहां पर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड यहां पर डायरेक्टली ओपन कर दिया गया। अगर इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूशन कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो यहां पर डायरेक्ट आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अप्रूवल किसके द्वारा दिया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये अप्रूवल दिया गया, ये आप लोग को बताना है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के बारे में अगर बात करते हैं तो आप लोगों को ये बताना है कि ये किस एक्ट के सेक्शन में आता है, इनके सेक्शन 46, जिसके थ्रू यहां पर ये स्टैब्लिश किया गया है। तो कौन सा एक्ट है, ये एक्ट भी कई बार न्यूज में रहता है क्योंकि इसको यूज करने की कोशिश की जाती है डिजास्टर के ड्यूरेशन में, ठीक है। एक टर्म होता है जो कि EMI हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है, ये टर्म आप लोगों को बताना है। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक अपनी EMI पे नहीं करनी है लोन की। अगर लोन ले रखा है, हाउस लोन या कोई दूसरा लोन, तो EMI पे नहीं करनी है। तो ये पर्टिकुलर टर्म क्या है, ये कई बार न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अभी आंसर बताऊंगा, मैच करना और नीचे कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखना मत भूलना। आइए अब आगे चलते हैं, आंसर देख लेते हैं एक एक कर। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है यूनियन कैबिनेट के बारे में। तो उनके द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, इसको यहां पर अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। रीजन क्या है, बुद्धिस्ट सर्किट से रिलेटेड है यहां पर ये, तो इसके चलते यहां पर इसको ये एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। तो इसके चलते यहां पर टूरिज्म एक्टिविटी आने वाले टाइम में आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट यहां पर बात की गई थी INSPAC के बारे में, इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सेंटर बनाया गया ताकि जो प्राइवेट सेक्टर वाला कोई बंदा, मान लीजिए अंबानी है, वो इन्वेस्ट करना चाहता है स्पेस सेक्टर के अंदर में, तो वो यहां पर आकर यहां पर एक तरीके से ये आकर यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सके। तो प्राइवेट कंपनी भी यहां पर इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में है। इंडियन ऑफिशियल के द्वारा अटेंड किया गया 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप ऑन कम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, इसके बारे में बात की गई। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहां पर ये चीजें बेसिकली देखने को मिली, मतलब अंडर में इसके हिसाब से चलती है, यहां पर चीजें बेसिकली मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। तो हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज के डेट में कितने मेंबर हैं FATF के अंदर, कल ही डिस्कस किया था, बताइए। और कौन इसके चेयरमैन है, चाइनीज पर्सनैलिटी है, तो ये भी आप लोगों को बताया था। 1989 में इसको बनाया गया था इसको G7 कंट्रीज के द्वारा, ठीक है।
और नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो उस टाइम पर बात की गई थी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की, पर लेकिन अब इसके अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी आ चुकी है, यानी कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी अब ये रोकेंगे। वीके हाजी जो है यहाँ पर ये 1877 से लेके 1922 तक का इनका ड्यूरेशन रहा। इंडियन मुस्लिम थे जो लीडर थे यहाँ पर, जो मालाबार विद्रोह था 1921 का। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट आप लोगों से कई बार क्या होते हैं, कई सारे जो हिस्टोरिकल इवेंट हैं उनके नाम आप लोगों को दे दिए जाएंगे और फिर पूछ ले जाएंगे कि इनको डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। स्टेट पीसीएस में बड़ी जल्दी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है, अप्रूवल दिया गया कि अब इंडिविजुअल या फिर इंस्टीट्यूशन नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट नहीं मतलब एक तरीके से कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है इसका सेक्शन 46 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के बारे में बात करता है, यानी कि इससे निकल कर आया। जब यहां पर डिजास्टर, देखिए हमारी कंट्री में ना कोई भी काम तब तक नहीं होता है जब तक सिचुएशन जो ज्यादा खराब ना हो जाए। 2004 में सुनामी आई, तब जाकर यहां पर लगा कि कोई ऐसी ऑथोरिटी होनी चाहिए, तो फिर बनाई गई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू यहां पर ये ऑथोरिटीज, ताकि इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। जो टर्म होती है यहां पर, ये इकोनॉमी के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होगी, बैंकिंग के अंदर, इसको बोलते हैं यहां पर मोरिटोरियम। ये मोरिटोरियम पीरियड या फिर ईएमआई हॉलिडे बोलते हैं, यानी कि जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास में जॉब नहीं है, तो वो कहां से पैसा लेकर आएंगे अपना ईएमआई देने के लिए, तो इसको ईएमआई हॉलिडे बोल दिया जाता है, ताकि यहां पर कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। आगे आने वाले टाइम तक कुछ दिनों तक ईएमआई को एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया जाता है। अगर ईएमआई पे नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, तो इसको ईएमआई हॉलिडे के नाम से भी इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को जाना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की और काफी डिटेल में यहां पर बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। टीबी की बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया कि 24 लाख ट्यूबरकुलोसिस के केस देखने को मिल रहे हैं इंडिया के अंदर, और इसी के साथ में ये 79,144 डेथ हुई 2019 में, ये एनुअल रिपोर्ट बता रही है। आप लोग यहां पर ये देखिए, आज की डेट में जो कोरोना वायरस के केस हैं वो कितने हैं, और कोरोना वायरस की वजह से डेथ हुई है वो कितनी है। और भी बहुत सारी महामारी हमारी कंट्री में ऐसी है जिनको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। कोरोना वायरस पर फोकस इतना हो गया है क्योंकि आज के डेट में वो ग्लोबल लेवल का इशू बन गया है, वरना और भी बहुत सारी बीमारी हैं जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं, जिससे दुनिया भर के लोगों की जान जा रही है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर 2019 में 80,000 लोग ही जान गई और 24 लाख लोग जो हैं वो ट्यूबरकुलोसिस के शिकार हैं, ठीक है। और टीबी भी आसानी से लग जाती है, किसी के साथ में खाना खाते हैं ट्यूबरकुलोसिस वाले बीमार मरीज के साथ में, तो ये आसानी से लग जाती है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि किसके द्वारा यहां पर ये एनुअल जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई है। तो हमारी कंट्री में हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा ये रिलीज की गई है। कौन है हेल्थ मिनिस्टर, नीचे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ट्यूबरकुलोसिस जो इनका टीबी की जो रिपोर्ट है यहाँ पर, ये 2020 टीबी रिपोर्ट 2020 हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये रिलीज की गई है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ये एक रिलीज इनके द्वारा किया गया यहाँ पर, ये जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन JMM, ये रिपोर्ट है यहाँ पर एक तरीका मैनुअल है जो डायरेक्ट करेगा, एक तरीके से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेगा एक तरीके से जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर देखिए, जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, अगर कोई गरीब पर्सन है तो उसको कैसे यहाँ पर फायदा पहुंचाना है, तो उसके लिए यहाँ पर यह निक्षय, ठीक है, तो निक्षय करके यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये यहाँ पर बेसिकली एक सिस्टम है जिसके थ्रू यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में किया जाएगा, ताकि वो अपना इलाज वगैरह करा सकें और उनको हेल्प मिल सके। और इसी के लिए एक पत्रिका भी रहेगी जिसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, ठीक है। इसका भी नाम यहाँ पर निक्षय पत्रिका का नाम इसको दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग बात करें आज के डेट में, तो 24 लाख के करीब ट्यूबरकुलोसिस के केस है हमारी कंट्री में, और ये 2019 का डेटा है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट बात करें, 14% इंक्रीज ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में देखने को मिला, और 2018 के साथ में आप लोग इसको कंपेयर करते हैं, यानी कि 2018 में जितने केस थे अभी 19 में 14% के करीब यहां पर इंक्रीमेंट इसके अंदर हो गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर जानिए, जो कि आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हमारी कंट्री का टारगेट कब तक है ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का, तो टारगेट है 2025 तक का हमारी कंट्री का। पर लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वर्ल्ड का टारगेट क्या है, तो वर्ल्ड का टारगेट है 2030 तक का, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हमारी कंट्री थोड़ा सा एडवांस चल रही है। 2018 में मोदी जी के द्वारा बोला गया कि हम लोग 5 साल पहले वर्ल्ड से ट्यूबरकुलोसिस खत्म करेंगे, पर लेकिन ये खत्म करने वाले लक्षण यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 2018 के कंपेयर में 14% हमारी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस के जो केस हैं वो अभी रिसेंटली बढ़ गए हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए यहां पर हो जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो एडवांस है इसके बारे में वो समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये पता चल ही गया कि ट्यूबी के बारे में और कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, कैसे यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है। तो कंप्लीट ऑनलाइन नोटिफिकेशन यहाँ पर टीबी पेशेंट को दिया जाएगा, जो निक्षय सिस्टम है इसके थ्रू। ये जो है आल्सो एक्सपेंड करेगा यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम प्रोग्राम, ये जिसको बोला गया यहाँ पर निक्षय परियोजना, ठीक है, निक्षय पोषण परियोजना NPY टू टीबी पेशेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ये जो परियोजना है वो किसके लिए, तो जो ट्यूबरकुलोसिस के बीमार मरीज हैं उनके लिए यहाँ पर ये परियोजना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बाकी अगर हम लोग यहां पर आगे बात करें,
कुछ और इंटरेस्टिंग जो स्टेप यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं, उनके द्वारा अब यहां पर राज्य और यूनियन टेरिटरी पर अलग से फोकस देना स्टार्ट कर दिया गया है। इनके द्वारा बात की जा रही है फर्स्ट टाइम सेंट्रल टीबी डिवीजन क्या यहां पर एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। ये क्या है, जो ट्यूबरक्लोसिस के जो मरीज हैं स्टेट के अंदर में, यूनियन टेरिटरीज के अंदर में, उनके ऊपर यहां पर फोकस दिया जाएगा। बात की जा रही है यहां पर 50 लाख के करीब जिनकी पॉपुलेशन है, जैसे कि गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सारे जो बेसिकली राज्य हैं, ये बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य यहां पर देखने को मिले जहां पर जो ट्यूबरक्लोसिस को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसी के साथ में स्मॉलर राज्य में अगर आप लोग बात करेंगे तो यहां पर लेस देन 50 लाख पॉपुलेशन जिसकी है, त्रिपुरा और नागालैंड, यहां पर उनको अवार्ड दिया गया। और यूनियन टेरिटरी में दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, तो इनको बेस्ट परफॉर्मिंग जो यूनियन टेरिटरी का अवार्ड दिया गया। तो यानी कि अब अलग अलग से फोकस दिया जा रहा है कि कौन कौन किस तरीके से यहां पर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखिएगा। आगे चलता हूं। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज जैसी जो हरकत है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट डालती है हर एक एरिया में। अब यहां पर उसके ऊपर जो इंपैक्ट डालते हैं वो मानती है ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि एक तरीके से हम जो करते हैं जिसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है यानी कि हमारे द्वारा जो फोसिल फ्यूल जलाए जाते हैं, दुनिया भर की एक्टिविटी की जाती है। कोई आप लोग गाड़ी चला रहे हैं, कहीं ट्रक चल रहे हैं, कहीं फैक्ट्री चल रही है, तो वहां से जो पोल्यूशन निकल के आता है, तो एक तरीके से उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट पर नुकसान पहुंचता है, तो उसको यहां पर कंट्रोल करने के लिए नीति आयोग के द्वारा अभी यहां पर कोलैबोरेट किया गया है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ में। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी कि डीकार्बोनाइजिंग यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको कंट्रोल करना है। तो ये यहां पर स्टार्ट किया गया नीति आयोग के साथ में कोलैबोरेट करके इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि यहां पर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नीति आयोग विद इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम क्या है, यहां पर नीति आयोग के बारे में जानते हैं। हमारी कंट्री में एक थिंक टैंक है जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में बनाया गया था। अगर बात करें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर हमारी कंट्री में काम कर जो हमारी कंट्री में इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, जो कि बेसिकली विद इन द ओईसीडी के अंदर में आती है। ठीक है, तो ये ओईसीडी क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओईसीडी जो है यहां पर इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंटर गवर्नमेंटल ये बॉडी है, 37 इसके मेंबर है, 1961 में इसको बनाया गया था। तो यहां पर पेरिस में हेडक्वार्टर है। ये जो बॉडी है इसके अंदर यहां पर मिलकर काम करती है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम किसके अंदर काम करती है, तो ओईसीडी के अंदर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया के ऊपर फोकस है यहां पर। तो इसके चलते यहां पर जो ट्रांसपोर्ट एमिशन है उसको फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, कैसे इसको कम करना है। डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगी करंट में क्या सिचुएशन चल रही है और फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट को कैसे लेकर चलना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डीजल व्हीकल को हटाकर हमारी कंट्री में काफी फोकस किया जा रहा है, पेट्रोल या फिर आप लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर यानी कि ज्यादा फोकस है। उसके चलते बजट में भी और भी कई सारे प्रोग्राम यहां पर बनाए गए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि हाँ हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिक कार आने वाली है। ठीक है, तो उसके बारे में काम चल रहा है। तो CO2 के एमिशन को कैसे रोकना है, तो इस तरीके से यहां पर फोकस दिया जाएगा। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन, यहां पर ये बात की जा रही है इमर्जिंग इकोनॉमीज, यानी कि जैसे हमारी कंट्री भी एक इमर्जिंग इकोनॉमी के अंदर में आती है, तो उसको कैसे रोकना है, तो सपोर्ट किया जाएगा यहां पर एक तरीके से अक्रॉस द वर्ल्ड रीजन वाइज। यहां पर जैसे कि अर्जेंटीना, इंडिया, अजरबैजान, मोरक्को करंट पार्टिसिपेंट है इसके अंदर में, जिसके चलते यहां पर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमी में हमारा यहां पर आप लोगों को रोल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो फोरम है, यहां पर यह बात की जा रही है, ये यहां पर वुपिटल इंस्टीट्यूट सपोर्ट करता है यहां पर इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव, जो कि जर्मन का है, जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री। यानी कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आज के में सबसे शानदार तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर कोई कंट्री काम कर रही है तो उनमें जर्मन का नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट और नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, ये यहां पर इसके अंदर मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है थोड़ी सी डिटेल में बताऊंगा ताकि एक बैकग्राउंड भी आप लोगों का क्लियर हो जाए यहां पर, तो थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से सुनिएगा। हमारी कंट्री में जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया, जिसको आप लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस बोलते हैं, तो इसको जब रिजर्वेशन दिया गया था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड बोला गया था, यानी कि सोसाइटी के हिसाब से बैकवर्ड है और एजुकेशन के हिसाब से बैकवर्ड है, तो इनको रिजर्वेशन दो तब जाकर यहां पर इनको आगे ले पाएंगे। तो उस टाइम पर 27% का रिजर्वेशन दिया गया था और रिजर्वेशन दिया गया था मंडल कमीशन के हिसाब से। मंडल कमंडल का नाम आप लोगों ने कई बार उस टाइम पर सुना होगा या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसके बारे में सुना होगा। तो ये जो बात की जाती है जनता गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, बेसिकली ये कमीशन बनाया गया था जनता गवर्नमेंट के द्वारा 1979 में। ये कमीशन के द्वारा फिर रिपोर्ट लाई गई यहां पर बीपी मंडल साहब के द्वारा, फिर उसको आगे चलकर इंप्लीमेंट किया गया। तो ये जो बेसिकली यहां पर इनके द्वारा रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया था, तो ये जो रिजर्वेशन है इसके चलते यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। ये बोला जाता है कि रिजर्वेशन इंप्लीमेंट तो कर दिया गया है पर लेकिन एग्जैक्टली इसका फायदा उन लोगों को नहीं पहुंच रहा है जिन लोगों को इसका फायदा पहुंचना चाहिए था। ठीक है,
तो जो रिपोर्ट जो थी वो जो बनाया गया था दोनों में पर्सनैलिटी में आप लोग याद रखिएगा, जनता गवर्नमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था उस टाइम पर। फिर आगे चलकर जो इसको इंप्लीमेंट किया गया था ये 1983 में यहाँ पर वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, वो डिक्लेयर करे गए, यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करके चले गए और इनकी गवर्नमेंट टूट गई, उस टाइम पर गवर्नमेंट गिर गई, उसके बाद में फिर ये पावर में नहीं आए। तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी इसके बारे में आप लोगों को पता चल गया कि 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी का है। अगर बात करें यहाँ पर ये मानना है कि ओबीसी के अंदर भी बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको फायदा नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए एक कमीशन बनाया गया जो कि इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम से न्यूज में है, इसको बोलते हैं यहां पर जस्टिस जो रोहिणी है, यहां पर इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये जी रोहिणी है, ठीक है। रिटायर्ड जो जज है यहां पर, इनके अध्यक्षता में कमीशन बनाया गया। कमीशन जो यहां पर संविधान का आर्टिकल आप लोग याद रखना, संविधान का आर्टिकल 340 है यहां पर, जिसके तहत यह कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। बेसिक फंडा क्या है कि ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन होता है, यानी कि उसके अंदर भी जो सब कैटेगरी है उनको कितना रिजर्वेशन मिल पा रहा है, तो उसके बारे में इनको एनालिसिस करने के लिए बोला गया था। तो 6 महीने का टाइम दिया गया अभी इनको और बढ़ाकर, अभी पहले इनको रिपोर्ट सबमिट करनी थी अभी फिलहाल पर, लेकिन कोविड-19 के चलते सिचुएशन आप लोग समझ रहे हैं, तो इनका टाइम ड्यूरेशन यहां पर यह बढ़ा दिया गया है 31/1 यानी कि 31 जनवरी 2021 तक इनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। बनाया कब गया था यहां पर इनको, ये बेसिकली अप्रूवल दिया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर 2017 में आर्टिकल 340 के तहत। तो आर्टिकल 340 आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग उसको कंफ्यूजन में मत लीजिएगा। पर्सनैलिटी कौन है यहां पर, पर्सनैलिटी है जी रोहिणी। अगर आगे बात करूं थोड़ा सा, तो यहां पर इसके लिए खर्चा कहां से निकल कर आ रहा है इस कमीशन के लिए, 2017 से चलता हुआ आ रहा है। यहां पर जो मेंबर है उनको भी यहां पर एक तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है, तो ये कमीशन सारा दे रहा है यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो वहां से इसका कॉस्ट निकाला जा रहा है, जो कि बेसिकली कमीशन बनाया गया है। तो फिर से यहां पर वही बातें बताई गई कि ओबीसी के अंदर अगर देखा है तो बहुत सारी और भी जो सब ग्रुप है उनको प्रॉपर वे में फायदा नहीं मिल पा रहा है। कहने के लिए वहां बोल दिया गया रिजर्वेशन है, पर रिजर्वेशन का फायदा नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये था बेसिकली, ठीक है। तो ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो यह है बेसिक, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, इसमें बात की जा रही है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के अप्रूवल के बारे में। क्या अप्रूवल इनके द्वारा दिया गया, इनके द्वारा अप्रूवल किया गया कि जो हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, उसके अंदर यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ओवीएल के द्वारा। ओवीएल के यहां पर यह है ओएनजीसी वेदास लिमिटेड। तो ओएनजीसी जो कंपनी है उसका जो वेदास लिमिटेड बेसिकली जो कंपनी है, तो वो यहां पर पार्टिसिपेट करेगा और इसके अंदर यहां पर यह यहां पर श्वे ऑयल गैस प्रोजेक्ट, तो इसमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगा। ओएनजीसी वेदास लिमिटेड जो है वो एसोसिएटेड है यहां पर एक्सप्लोर करने के लिए, डेवलप करने के लिए म्यांमार के ये अंदर प्रोजेक्ट 2002 से, तो 2002 से यहां पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसी के साथ में जो कंपनी है साउथ कोरिया, इंडिया और म्यांमार, 3 कंट्री यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट यहां पर जो प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टर यहां पर इंडियन पीएसयू जो गेल भी यहां पर पार्टिसिपेट कर चुका है, तो ये भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो इंडियन कंपनी ओएनजीसी वेदास लिमिटेड और गेल यहां पर हो गया। ओवीएल जो है इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है यहां पर 722 मिलियन टिल मार्च 722 मिलियन यहां पर ये इन्वेस्टमेंट कर चुका है मार्च 31 2019 तक, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर में ये फर्स्ट गैस फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर रिसीव किया गया था 2013 में और आगे चलकर फिर चीजों को आगे लेकर चला गया, फिर 2014 में फिर चीजों को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। जो प्रोजेक्ट है वो यहां पर एक तरीके से बोला जा रहा है कि पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करा है 2014-15 से। ये हालांकि कोई आप लोगों से पूछने वाला नहीं है, यहां पर बेसिकली इनके द्वारा फोकस किया जा रहा है। और हमारी कंट्री की पॉलिसी है लुकिस्ट पॉलिसी। अगर आप लोगों में अपनी कंट्री का मैप दिखाऊं तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये अपनी कंट्री का मैप है, आप लोग यहां से अगर इस साइड में आप लोग जाएंगे तो हम लोग ईस्ट की साइड में देख रहे हैं, क्योंकि हमारी कंट्री का ईस्टर्न साइड हो गया। तो पहले इसको लुक ईस्ट पॉलिसी बोला जाता था, अब इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर एक्ट करने की कोशिश की जाती है इस पर्टिकुलर एरिया में, तो ये न्यूज में रहता है, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है म्यांमार के अंदर। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, इसको हमारी कंट्री के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य टच करते हैं, ठीक है। तो यह बेसिक इसके बारे में। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में भी थी, इसके बारे में याद रखिएगा। हमारी कंट्री में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं 2 इंपॉर्टेंट ब्रिज का नाम यहां पर याद रखते हैं। एक का नाम है देविका ब्रिज और दूसरे का नाम है यहां पर यह है पुनेजा ब्रिज, ठीक है। जो देविका ब्रिज है यहां पर उधमपुर वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आरवी जो कन्वे होता है उनका जो व्हीकल होता है स्मूथली वो यहां से निकल सके, उसके लिए यहां पर इसको बनाया गया है। दूसरा यहां पर ये 50 मीटर लॉन्ग जो पुनेजा ब्रिज है यहां पर ये ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है, ताकि जो कश्मीर वैली खासकर पठानकोट पंजाब विदाउट पासिंग जम्मू एंड उधमपुर, तो वहां पर पहुंचा जा सके कश्मीर वैली में बिना जम्मू और उधमपुर को पास किए हुए। तो एक तरीके से शॉर्ट रास्ता बनाने की कोशिश की गई है, अच्छे से कनेक्टिविटी यहां पर बनाई जा सके। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां पर कई बार ये न्यूज में रहती है ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जान लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ब्रो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पर
ये मेंटेन करने का काम करती है रोड एंड डेवलपमेंट इन बेसिकली बॉर्डर वाले एरिया में। तो हमारी कंट्री में ही नहीं काम करती है, इसके साथ में फ्रेंडली जो नेशन है उनमें भी काम करती है। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका में काम करती नजर आएगी। फाउंड किया गया था 7 में 1960 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में। फाउंडर जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है आज के डेट में? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। पहले यहां पर जो पैसा मिलता था यहां पर वो मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्रांसपोर्ट से मिलता था और हाईवे, और फिर यहां पर जो काम करती थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहां पर काम करती थी। पर लेकिन अब दोनों चीजें यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही आ गई है, यानी कि एवरीथिंग अगर बात करें इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है। मोटो के बारे में बात करें तो एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क, यानी कि अगर कुछ भी आप लोग अचीव करना चाहते हैं तो हार्ड वर्क के थ्रू आप लोग अचीव कर सकते हैं, ये बेसिकली बोला गया है। डायरेक्टर जनरल कौन है? रिवीजन कर लीजिए इसका डायरेक्टर जनरल लिखकर आप लोग, बाकी इसका लोगो हो गया आप लोगों के सामने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है विद्याबेन शाह। तो विद्याबेन शाह यहां पर जो है उनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई 98 ईयर की एज में। ये सोशल वर्कर और नेशनल अवार्ड विनर थी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके द्वारा बेसिकली जो काम किया गया ये चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम किया गया। देखिए लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो बच्चों के लिए आप लोग करो, क्योंकि अगर बच्चों के ऊपर आप लोग थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो लाइफ में आप लोग कंट्री को आगे लेकर चलोगे एक तरीके से, ठीक है। तो वहां पर अपना टाइम आप लोग लगा सकते हैं। तो इसके द्वारा फर्स्ट स्टेब्लिश किया गया बाल भवन इन राजकोट 1940s के अंदर में। 1940s यानी कि देश आजाद भी नहीं हुआ था तब स्टेब्लिश किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट में इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब का था ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जब गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था करो या मरो, ठीक है। तो इसी मूवमेंट के तहत यहां पर ये नारा दिया गया था। तो कब का है क्विट इंडिया मूवमेंट ये आप लोगों को बताना है। तो यहां पर विद्याबेन जो है फर्स्ट नॉन ऑफिशियल हेड थी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 1970s में। इसी के साथ में यहां पर आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, ये 1976 से 1979 तक रही। और इसी के साथ में फिर आगे चलकर 1985 से 1994 तक इनको पद्मश्री भी दिया गया 1992 के अंदर में। नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस इनको मिला चाइल्ड वेलफेयर के लिए। तो एक तरीके से काफी अच्छे से इनके द्वारा काम किया गया अपनी कंट्री में बच्चों को लालन पालन करने के लिए, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड देखिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इस तरीके से अगर आप लोग बात करें तो काफी अच्छे से काम किया गया। इनके द्वारा काफी लीडिंग रोल प्ले किया गया यहां पर जो त्रिवेणी कला संगम को दिल्ली के अंदर स्टेब्लिश करने में लिए। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डांस, म्यूजिक और पेंटिंग के अंदर काम करता है, ठीक है, ताकि यहां पर बच्चों का भी और अच्छे से डेवलपमेंट किया जा सके। तो इनके चलते यहां पर ये रिसेंटली अभी न्यूज में है, जो कि आप लोग का आइडिया होना चाहिए। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्विज देखा जिसका आंसर फिर आप लोगों को बताया। स्कोर कैसा रहा ये जरूर बताया करें आप लोग। नेक्स्ट हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर टीबी रिपोर्ट उसके बारे में काफी डिटेल में जाना, हमारा टारगेट क्या है, वर्ल्ड का टारगेट क्या है और क्या क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जाना किस तरीके से डीकार्बोनाइजिंग करने की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने की कोशिश की जा रही है जो वैक्यूलर एमिशन होता है उसके थ्रू, यानी कि जो व्हीकल से एमिशन निकलता है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो फोकस दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है कि हमारी कंट्री में जो ओबीसी रिजर्वेशन है वो किस तरीके से जनता को ढंग से पहुंचाया जाए, तो उसके अंदर भी सब कैटेगरी क्रिएट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर ये यहां पर हम लोगों ने देखा कि म्यांमार के अंदर काम करने की बात की जा रही है इंडियन कंपनी के यहां पर साउथ कोरिया, इंडिया और म्यांमार के द्वारा मिलकर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने 2 ब्रिज के डेवलपमेंट के बारे में बात की जम्मू और कश्मीर वाले रीजन के अंदर में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिनका नाम है विद्याबेन शाह, इनके बारे में जाना जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर पर्सनैलिटी है। तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अब आप लोगों के सामने क्विज है जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है। नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया किसके साथ में? डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इसके जो बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस जो रिपोर्ट है वो बेसिकली रिलीज की गई और 24 लाख टीबी के मरीज हैं आज के डेट में इंडिया के अंदर में। अगर बात करें ज्वाइंट मॉनिटरिंग मिशन तो यहां पर ये मैनुअली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है टीबी मरीज के लिए यहां पर। तो इसका नाम क्या रखा गया है ये आप लोगों को बताना है। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF ये OECD के अंडर में आती है यहां पर। तो OECD की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। यूनियन जो कैबिनेट है यहां पर उनके द्वारा अप्रूवल किया गया अभी यहां पर कौन से आर्टिकल के तहत जो सब कैटेगराइजेशन किया जा रहा है विद इन जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। और ये कमीशन किसके द्वारा हेड किया जा रहा है? फंड इसको मिल रहा है सोशल जस्टिस इंपावरमेंट मिनिस्ट्री की साइड से। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो बेसिकली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा यहां पर ONGC के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की गई। तो किस कंट्री में यहां पर ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑयल और गैस के फील्ड में, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और अच्छे से आप लोगों ने सुना होगा न्यूज को, तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए।
लेक्चर अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव किया जा सके। देखिए लाइक और शेयर तभी किया कीजिए चीजों को अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, वरना तुरंत डिसलाइक किया कीजिए, ठीक है। बाकी पीडीएफ अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ सीखा है यहां से और पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहे हैं तो भी आप लोग यहां पर तुरंत वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि तुरंत लिंक शेयर कर दिया जाता है वीडियो का। तो इसलिए आप लोग इसका पार्ट बन सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। और मॉर्निंग में 4 बजे कौन उठना चाहता है वो मेरे साथ उठ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन वाली वीडियो आप लोगों की मॉर्निंग में 4 बजे देखने को मिलती है। तो आप लोग अपना एक शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करो कि इस तरीके से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो, और इसके साथ में आप लोग क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो साथ साथ में, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।